हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज से मैं एक नया सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है नॉन फेरस एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। ठीक है, तो उसके अंडर ये पहला वीडियो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। तो जितने भी नॉन फेरस मेटल है मैं सबका एक्सट्रैक्शन बताऊँगा, एक के बाद एक बहुत सारे वीडियोज़ मैं डालूंगा। ठीक है, तो इसका मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ नॉन फेरस एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का। जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसी प्लेलिस्ट में मैं डालते जाऊँगा। ठीक है, और भी बहुत सारे मेटलर्जी के सब्जेक्ट के वीडियो मैंने बनाए हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। और ये जो नोट्स है, जितने भी मेरे वीडियोज़ की नोट्स है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ड्राइव का एक लिंक होगा, वहाँ जाके आप सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैग्नीशियम का क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का दो टाइप का यूज़ है, एक नॉन स्ट्रक्चरल यूज़ और दूसरा है स्ट्रक्चरल यूज़। नॉन स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जिससे हम कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। स्ट्रक्चरल मतलब होता है जब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो उसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। तो नॉन स्ट्रक्चरल यूज़ में पहला जो है वो अलॉइंग। ठीक है, तो मैग्नीशियम का यूज़ हम जनरली जो निकिल बेस्ड अलॉय होता है, लेड बेस्ड अलॉय होता है, इन सब में हम एज ए अलॉइंग एलिमेंट डालते हैं, क्योंकि इन सब अलॉय में मैग्नीशियम जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, सेकेंड इसका यूज़ है एज ए डी ऑक्सीडाइज़र एंड डी सल्फराइज़र। ठीक है, स्टील मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से रिएक्शन करता है। इसकी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन को लेकर हाई होती है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड बनाता है, तो एज ए डी ऑक्सीडाइज़र हम यूज़ करते हैं। और ये सल्फ़र से भी बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो स्टील मेकिंग के टाइम पे ना वायर के फॉर्म पे या एक मैग्नीशियम कोक आता है, उस फॉर्म में हम मैग्नीशियम को डालते हैं स्टील में, जिससे मैग्नीशियम क्या करता है, सल्फ़र से रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फाइड बनाता है। ठीक है, और ये स्लैग में चला जाता है, तो एज ए डीसल्फराइज़र भी यूज़ करते हैं। सेकेंड इसका यूज़ है मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इन कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम क्या करता है ना, कास्ट आयरन में मैग्नीशियम डालने से ये जो ग्रेफाइट्स होते हैं कास्ट आयरन में, उसको नोडुल्स के फॉर्म में बनाता है। स्फेरिकल ग्रेफाइट बनाने में मदद करता है, इसको नोडुल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम नोडुलर कास्ट आयरन या एसजी कास्ट आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तभी बनता है जब हम कास्ट आयरन में मैग्नीशियम ऐड करते हैं। तो नोडुलर कास्ट आयरन जो होता है ना, उसकी डक्टिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, टफनेस अच्छा होता है। तो ये सब क्वालिटी हमको बनाने के लिए मैग्नीशियम डालना पड़ता है कास्ट आयरन में। नेक्स्ट इसका यूज़ है कैथोडिक प्रोटेक्शन। एक्चुअली प्रोडक्शन ये प्रोटेक्शन है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है ना, स्टील का जो पाइपलाइन होता है या बड़े बड़े जो टैंक होते हैं, उसको कोरोजन से बचाने के लिए हम कैथोडिक प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम ना, उस पाइपलाइन के साथ में, जैसे पाइपलाइन है स्टील का, इसके साथ हम मैग्नीशियम को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम जो है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हायर ऊपर पाया जाता है, मतलब है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर में रहता है। तो इसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होने के कारण ये जो मैग्नीशियम हम जो जोड़े हैं पाइपलाइन के साथ, वो अपने आप एनोड बन जाता है। ठीक है, और जो पाइपलाइन है वो कैथोड बन जाता है। मतलब इस तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सील बन जाता है, जिसमें मैग्नीशियम एज ए एनोड काम करता है, और स्टील का जो पाइपलाइन है जिसको हमको बचाना है वो कैथोड का काम करता है। अब क्या होता है कि एनोड में ही कोरोजन होता है, क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो जितना भी कोरोजन होगा किसका होगा, एनोड का होगा, मतलब मैग्नीशियम का होगा। और जो आपका पाइपलाइन है और जो टैंक वगैरह है वो कोरोजन से बच जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, तो ये सारे इसके नॉन स्ट्रक्चरल यूज़ है। इसके अलावा फोटोग्राफी में भी कुछ इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम का। स्ट्रक्चरल यूज़ में क्या होता है, जनरली जो अलॉयज़ होते हैं ना, ये एलुमिनियम के अलॉयज़ वगैरह, उसमें हम मैग्नीशियम डालते हैं। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चरल यूज़ है। और इसका इस्तेमाल जो है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना, इसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है, वेट कम होता है, जिसके कारण इसका एप्लीकेशन एरोप्लेन वगैरह के जो फ्रेम हैं उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी हो गई इसके यूजेस। अब हम सीधे आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मैग्नीशियम का ओर का नाम हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो मैग्नीशियम के यहाँ पे 4 मैंने ओर के नाम दिए, और भी बहुत सारे ओर हैं। ठीक है, लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट ओर ये है, डोलोमाइट जिसका केमिकल फार्मूला है MgCO3। ठीक है, और CaCO3, और मैग्नेसाइट MgCO3। ठीक है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट ओर है जहाँ से हम ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन करते हैं मैग्नीशियम का। इसके अलावा ब्रोसाइट है और ओलिवीन है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट और कौन कौन सा है, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ मैग्नीशियम एक्सट्रैक्शन। अब देखो जो मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन होता है ना, वो देखो दो तरीके से होता है। यहीं पे मैं बता देता हूँ। एक तरीका होता है पायरोमेटलर्जी का तरीका, जहाँ पे हम इन दोनों ओर का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर डोलोमाइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पायरोमेटलर्जी का तरीका। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी का रूट। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम ये ओर नहीं लेते हैं
जो सी वाटर जो होता है ना, समुद्र का जो पानी, उसमें बहुत सारे अमाउंट में मैग्नीशियम होता है। तो समुद्र के पानी का इस्तेमाल करके हम जो मैग्नीशियम प्रोडक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पैरोमेटलर्जी का स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी के थ्रू हम कैसे मैग्नीशियम का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं मेथड ऑफ मैग्नीशियम एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब ये देखो, जो मैग्नीशियम होता है ना, उसका ऑक्साइड ही बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि ये इलिंगम डायग्राम में मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे की ओर पाया जाता है, वो स्टेबल होता है ना। अब स्टेबल होने के कारण अगर हमको इसको कार्बोथर्मिक रिडक्शन करना है इसका, तो हमको बहुत ही हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड है, हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा अगर कार्बन से रिड्यूस कराना है तो। ठीक है, और हालांकि अगर आप वैक्यूम का भी इस्तेमाल करते हो, अगर ठीक है वैक्यूम का भी इस्तेमाल करते हो, तब भी आपको लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस चाहिए ही चाहिए होता है ना। जनरली क्या होता है, वैक्यूम का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन तब भी हाई टेम्परेचर हमको चाहिए रहता है अगर हमको ये रिएक्शन करवाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर कार्बन के थ्रू रिडक्शन कराना है और हमको मैग्नीज प्रोड्यूस करना है, तब भी हमको बहुत ही हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर कार्बोथर्मिक रिडक्शन यूज़ नहीं होता है मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, आप कैल्शियम कार्बाइड और एल्युमिनियम का भी यूज़ कर सकते हो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको हमने रिएक्शन कराया कैल्शियम कार्बाइड से, तो हमको क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस Mg। यहाँ पे Mg गैस के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना अप्लाई हो रहा है, 1200 डिग्री सेल्सियस, और जो मैग्नीशियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1090 के आसपास होता है, 1090 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर में जिसमें हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो हमको जो मैग्नीशियम मिलता है वो गैस के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम इस तरह से। इसके अलावा आप एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्शन करके Al2O3 बनाता है और मैग्नीशियम का गैस बनता है। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है, लेकिन इन दोनों मेथड का यूज़ ज़्यादातर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा मतलब क्वालिटी नहीं मिलती है और मतलब पैसे भी इसमें ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर इसका कमर्शियल यूज़ नहीं होता है। तो अच्छे से प्रोडक्शन के लिए, कम पैसे में प्रोडक्शन के लिए, जो एक साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट थे, पिजियन एंड अलेक्जेंडर, इन्होंने 1944 में ना एक मेथड बनाया मैग्नीशियम एक्सट्रैक्शन का। इसको हम पिजियन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम ये प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, पिजियन प्रोसेस। ठीक है, तो हम इसी को अब डिटेल में समझते हैं। यही मेन प्रोसेस है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैग्नीशियम के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब मैं इसका सीधा डायरेक्टली प्रिंसिपल बता देता हूँ कि ये पिजियन प्रोसेस में होता क्या है, वर्क कैसे करता है। तो इस प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, हमारा होता है ओर। ठीक है, ओर क्या लेते हैं हम लोग, डोलोमाइट लेते हैं। ठीक है, तो उस डोलोमाइट ओर को सबसे पहले उसका कैल्सिनेशन किया जाता है। ठीक है, सीधा मैं फ्लो चार्ट में आपको आता हूँ। सबसे पहले अपने पास क्या होता है, ओर होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट को क्रश करके उसका हमको कैल्सिनेशन करना पड़ता है। कैल्सिनेशन करने से क्या होता है ना, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, डॉट कैल्शियम कार्बोनेट जो है, उसको जब हम कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो जब हम इसका कैल्सिनेशन करते हैं तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है। तो ये यहाँ पे हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड डॉट कैल्शियम ऑक्साइड। इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है कैल्सिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो हमको ये मिलता है कैल्साइन डोलोमाइट। यही कैल्साइन डोलोमाइट को हम किसके साथ मिक्स करते हैं, सिलिका। सिलिकन के साथ एक्चुअल में फेरोसिलिकन के साथ मिक्स करते हैं। तो फेरोसिलिकन बनाने के लिए सबसे पहले सिलिका लिया जाता है, इसको क्रश करके इसको आर्क फर्नेस में आयरन के साथ इसको मेल्ट किया जाता है। तो हमको क्या मिलता है, फेरोसिलिकन मिलता है। तो फेरोसिलिकन ही क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पे काम करता है। तो ये फेरोसिलिकन को फिर बॉल मिल में ग्राइंड करके क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, किसको, कैल्साइन डोलोमाइट को और फेरोसिलिकन को मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद इसका ब्रिक वेटिंग करते हैं। ब्रिक वेटिंग मतलब क्या होता है, ये जो कैल्साइन डोलोमाइट है और फेरोसिलिकन है, दोनों को पाउडर के फॉर्म में ला देते थे पहले। पाउडर के फॉर्म में लाने के बाद इसका ब्रिक वेटिंग करते हैं। ब्रिक वेटिंग मतलब दोनों को कॉम्पैक्ट कर देते हैं। एक सिलेंडर ऐसे टाइप का लेके इसमें दोनों कैल्साइन डोलोमाइट और फेरोसिलिकन को 1/6 के रेशियो में लेते हैं। कैल्साइन डोलोमाइट 6 रेशियो में होता है और फेरोसिलिकन 1 रेशियो में रहता है। इसको हम लेके क्या करते हैं, ब्रिक वेटिंग कर देते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर में इसको ऐसे कॉम्पैक्ट कर देते हैं, दबा देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, ब्रिकवेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसी ब्रिकवेट को हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है रिटॉर्ट। ठीक है, रिटॉर्ट मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से होता है फर्नेस। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्नेस है। तो इस फर्नेस के अंदर में क्या लगा होता है, ये होता है रिटॉर्ट। ये रिटॉर्ट क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। आपको सीधा मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से होता है रिटॉर्ट। ये आपको जो दिख रहा है ना सिंगल, ये एक रिटॉर्ट है। ठीक है, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये रिटॉर्ट है। इसका जो लेंथ है वो 3 मीटर का होता है, 3 मीटर लेंथ होता है और उसका डाया जो होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है।
ये रिटॉर्ट होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रिटॉर्ट में हम क्या करते हैं, अपना जो रॉ मटेरियल है, जिसमें रॉ मटेरियल क्या है, जो ब्रिक्वेट्स अभी हमने बनाया ना, फेरोसिलिकॉन और कैल्साइम डोलोमाइट को मिक्स करके जो ब्रिक्वेट्स बनाया, उसी को इसके अंदर डाल देते हैं। किसके अंदर? रिटॉर्ट के अंदर। इस रिटॉर्ट के अंदर पूरा भर देते हैं। तो एक रिटॉर्ट में लगभग 100 kg का रॉ मटेरियल अंदर चला जाता है। अब इसी रिटॉर्ट को हम क्या करते हैं ना, हमारे पास ऐसा फर्नेस होता है, ये एक फर्नेस है, देखो ये पूरा फर्नेस है। इसी फर्नेस में देखो बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, रिटॉर्ट। तो इसी रिटॉर्ट में रॉ मटेरियल को डाल करके इस फर्नेस के अंदर डाल देते हैं इस तरह से। तो एक रिटॉर्ट में लगभग बहुत सारा, मतलब एक फर्नेस के अंदर बहुत सारा रिटॉर्ट आ जाता है, डिपेंड करता है साइज़ क्या है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वो है, फर्नेस है। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फर्नेस है। इसके अलावा ऐसा वर्टिकल फर्नेस भी आता है। इस वर्टिकल फर्नेस में ये सब रिटॉर्ट है, ये वर्टिकली इसको डाला गया है। ठीक है, तो इस तरह से रिटॉर्ट में हमारा रॉ मटेरियल को डाल देते हैं, है ना। अब इस फर्नेस में क्या होता है, हीटिंग अरेंजमेंट भी होता है। हीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे जो आप पाइप देख रहे हो ना इधर से, ये हीटिंग अरेंजमेंट। तो हीट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है गैसियस फ्यूल का या इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या गैसियस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको यहाँ पे मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये फर्नेस को पहले हीट करते हैं फ्यूल से। फर्नेस किसको हीट करता है? रिटॉर्ट को। रिटॉर्ट के कारण जो रॉ मटेरियल है वहाँ पे मतलब रिएक्शन होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या होता है, कैसे रिएक्शन होता है। तो ये मेन रिएक्शन होता है आपका। ये आपका क्या है, कैल्साइम डोलोमाइट है, 2MgO.CO कैल्साइम डोलोमाइट है। इसका हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? फेरोसिलिकॉन के साथ। टेम्परेचर है 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इसके रिएक्शन करने से हमको क्या मिलता है? मैग्नीशियम मिलता है, प्योर मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम अब यहाँ पे मिलेगा गैस के फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, क्योंकि इसका मैंने बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया था, 1090 के आसपास है, और टेम्परेचर 1100 है, तो वो वेपर बन जाता है, मैग्नीशियम वेपर बन जाता है। ठीक है, और ये हमको कैल्शियम सिलिकेट मिलता है, ये एज ए स्लैग हमको मिलता है कैल्शियम सिलिकेट, और आयरन अलग हो जाता है। ठीक है, और ये जो रिटॉर्ट जो होता है ना, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ये यहाँ पे आप लोग जो रिटॉर्ट, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये पाइप जो आया बड़ा सा, ये वैक्यूम पंप से कनेक्टेड रहता है। तो जितना भी रिटॉर्ट होता है ना, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ना। रिटॉर्ट के अंदर जो भी हवा है, जो भी है, उसको हटा दिया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि इस फोटो को आप देखिए, ये एक रिटॉर्ट है। ठीक है, ये एक रिटॉर्ट है मान लीजिए। इस पोर्शन में हमने क्या भरा है? इस पोर्शन में हमने अपना जो रॉ मटेरियल है, ब्रिक्वेटेड चार्ज है, वो हमने डाला है। तो जब ये हीट होता है इस तरफ से, सब तरफ से जब ये हीट होता है ना, तो हीट होने की वजह से मैग्नीशियम का क्या बनता है? वेपर बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम का वेपर बनता है। तो आपको उसको क्या करना है? मैग्नीशियम वेपर को आपको जल्दी से हटाना है वहाँ पे। ठीक है, अगर आप मैग्नीशियम वेपर को यहाँ से नहीं हटाओगे रिटॉर्ट से जल्दी से, तो ये बैक रिएक्शन होगा। अगर मैग्नीशियम को यहाँ से नहीं हटाओगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टाइम टू टाइम आपको मैग्नीशियम को मतलब लगातार आपको बाहर निकालना है उस जोन से, उस रिएक्शन जोन से आपको क्या करना पड़ेगा? इस पोर्शन का आपको मैग्नीशियम जो वेपर बन रहा है उसको बाहर निकालना है। तो ये पूरा क्या होता है? वैक्यूम होता है। ये एरिया, ये वाला एरिया क्या होता है? वैक्यूम होता है। तो मैग्नीशियम जो वेपर यहाँ पे बनता है वो यहाँ पे आके कंडेंस होता है। ये मैग्नीशियम कंडेंस एरिया, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या होता है? कंडेंस होता है। तो इस पोर्शन में वाटर कूलिंग भी किया जाता है ताकि यहाँ पे मैग्नीशियम आके कंडेंस हो। यहाँ का टेम्परेचर आपका 1100 से 1200 है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर कम होता है क्योंकि हम वाटर कूलिंग करते हैं। ठीक है, वाटर कूलिंग इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम वहाँ पे ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये वाले एरिया में पूरा अरेंजमेंट होता है, वैक्यूम अरेंजमेंट होता है, वाटर कूलिंग होता है, कई जगह पे सिंपल एयर कूलिंग भी होता है। ठीक है, तो ये वैक्यूम से कनेक्टेड है, यहाँ से वाटर से भी कनेक्टेड होता है, वाटर कूलिंग भी होता है। और इस एरिया में जो कूलिंग एरिया होता है वहाँ पे मैग्नीशियम क्या होता है? कंडेंस होता है, वहीं पे जा कर के इकट्ठा होते जाता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट में वही सेम चीज़ बताया गया है रिटॉर्ट रिडक्शन का, 1160 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो हमको क्या क्या चीज़ का प्रोडक्ट मिलता है? एक मैग्नीशियम मिलेगा कंडेंस लिक्विड के फॉर्म में, और रेसिड्यू आपको मिलेगा। रेसिड्यू क्या रहेगा? ये कैल्शियम सिलिकेट स्लैग के फॉर्म में आपको रेसिड्यू मिलेगा। ठीक है, फिर वो मोल्टन मैग्नीशियम को बाद में इंगट बना के कास्टिंग कर लिया जाता है, मतलब इंगट कास्टिंग कर लिया जाता है मैग्नीशियम का। ये पूरा होल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल फर्नेस है, ये हॉरिजॉन्टल फर्नेस है, ये वर्टिकल फर्नेस है, ये आपका रिटॉर्ट है, इसी के अंदर डाला जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम आपका ओनली गैसियस प्रोडक्ट होता है, तो हमको लगातार उसको बाहर करना पड़ता है। यही सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज़ एडवांटेजियस फॉर द रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, जो डोलोमाइट में जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो एक्चुअल में बहुत मदद करता है रिएक्शन को कराने में। ठीक है,
जैसे यहाँ पे दो आप वो देखो रिएक्शन देखो, पहला ये रिएक्शन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है सिलिकॉन के साथ और मैग्नीशियम बना रहा है और SiO2 बना रहा है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। दूसरे रिएक्शन में देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी है और ये सिलिकॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम का गैस बना रहा है और कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग बना रहा है। तो इसका कुछ डाटा देखो, डेल का डाटा देखो, डेल फर्स्ट रिएक्शन के लिए कितना है 52 किलो कैलोरी है और दूसरे के लिए डेल कितना है, एक्चुअली में ये डेल है, डेल कितना है 19 किलो कैलोरी है। तो डेल इसके लिए कम है सेकेंड रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और आपको पता है कि डेल की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी आसानी से वो रिएक्शन पॉसिबल होता है ना। तो इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है का होना ओर में वो अच्छी बात है, ठीक है। और 1200 डिग्री सेल्सियस में ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। वैक्यूम आपको क्रिएट करना है, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट अगर नहीं करोगे तो आपको टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, 1700 डिग्री सेल्सियस आपको देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे वैक्यूम कितना क्रिएट किया जाता है 15 mmHg, इतना वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अगर आप 1 एटमॉस्फेयर में इसको चलाना चाहो फर्नेस को तो आपको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसलिए वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। एक रीज़न ये है कि टेम्परेचर आपको कम रखता है। दूसरा क्या है कि उस रिएक्शन जोन से आपको मैग्नीशियम को हटाना है, नहीं हटाओगे तो बैक रिएक्शन करेगा, ठीक है, बैकवर्ड चला जाएगा रिएक्शन, क्योंकि कुछ समय बाद मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ने लगेगा ना, तो बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। इक्विपमेंट ऑफ ऑपरेशन ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3 मीटर लेंथ होता है, 25 सेंटीमीटर का उसका डाया होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो चीज़ बताई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सब कुछ बताया गया। प्रोसेस में क्या होता है, हम रिटॉर्ट में अपना रॉ मटेरियल डालते हैं, उस रिटॉर्ट को फिर फर्नेस के अंदर डाला जाता है, फिर उसका वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर 1150 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और वैक्यूम पंप चालू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, मैग्नीशियम में जो भी वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है। फिर जब रिएक्शन होता है 1150 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन चालू होता है ना, तो फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का वेपर बनता है, वो जाके कंडेंस होता है, जो कूल एंड होता है, जो कूलिंग एंड होता है वहाँ पे कंडेंस होता है। लगभग इस प्रोसेस को होने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है, बहुत समय लगता है, 8 से 10 घंटे तक पूरा समय लगता है यहाँ पे। 8 से 10 घंटे बाद वैक्यूम को ख़त्म करते हैं, वैक्यूम स्टॉप कर देते हैं, सील को तोड़ के फिर जो कंडेंस मैग्नीशियम उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। और एक रिटॉर्ट में लगभग आपको 15 kg मैग्नीशियम मिलता है। तो रॉ मटेरियल हमने डाला था 100 kg का मिक्स, दोनों का मिक्स, ठीक है। फिर वो सिलिकॉन और डोलोमाइट का, और कितना निकलता है 15 kg, एक रिटॉर्ट से 15 kg का हमको प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। ये सारा ऑपरेशन और मशीन से। थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज़्म भी देख लीजिए। रिएक्शन मैकेनिज़्म में देखो होता क्या है, शुरू में जब हम फेरोसिलिकॉन और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, शुरू में क्या होता है ना, फेरोसिलिकॉन और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है, ठीक है। शुरू में डायरेक्टली क्या होता है, फेरोसिलिकॉन मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करता है। शुरू में क्या होता है ना, फेरोसिलिकॉन पहले कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करता है और एक लिक्विड फॉर्म करता है, कैल्शियम सिलिकॉन आयरन का एक अलॉय फॉर्म करता है। कैल्शियम सिलिकॉन आयरन का एक टर्नरी अलॉय फॉर्म होता है, ये लिक्विड रहता है। ये लिक्विड फिर क्या करते हैं ना, जितने ब्रिक्वेट्स जो होते हैं, जैसे ये आपका ये ब्रिक्वेट्स है, इसी के अंदर ये अलॉय फॉर्म होगा लिक्विड फॉर्म में। वही अलॉय क्या होता है, अंदर की ओर मूव करता है, पूरे अंदर तक जाता है ये लिक्विड, ठीक है। मतलब पूरा लिक्विड नहीं बन रहा, बट अंदर में एक लिक्विड बना हुआ है, ये टर्नरी लिक्विड, ठीक है। तो ये लिक्विड नेटवर्क बनता है। फिर यही लिक्विड नेटवर्क क्या करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। तो मैग्नीशियम यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैग्नीशियम वेपर आर प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड बाय कैल्शियम सिलिकॉन आयरन अलॉय। जो कैल्शियम सिलिकॉन आयरन का जो टर्नरी अलॉय बना है ना, वही मेन इसको रिड्यूस करता है, कि इसको मैग्नीज ऑक्साइड को, ठीक है। यही मैग्नीज ऑक्साइड फिर मैग्नीज बन करके रिड्यूस होकर गैस बनता है, गैस बन के बाद में उसको कंडेंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड का भी वेपर बीच में फॉर्म होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड का वेपर भी बहुत ज़रूरी होता है काइनेटिक्स के लिए, रिएक्शन बढ़ाने के लिए। जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ना, अंदर में जाकर के वेपराइज होता है, वेपर बनता है, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड का भी कुछ अमाउंट में वेपर बनता है, वो बहुत ही अच्छा होता है रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मान लीजिए सिलिकॉन के साथ रिएक्शन किया तो ये मैग्नीज बना, मैग्नीशियम बना गैस, और सिलिकॉन ऑक्साइड का भी गैस बना। ये सिलिकॉन ऑक्साइड बाद में फिर से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, और ये फिर से सिलिकॉन क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। मतलब सिलिकॉन का एक तरह से रिसाइकल हो रहा है, आपको सिलिकॉन जो यूज़ हुआ है फिर बाद में यही सिलिकॉन वापस आपको फिर से मिल जा रहा है। तो ये क्या करता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का जब वेपर बनता है अंदर में रिटॉर्ट के अंदर, ये भी बेनिफिशियल होता है, ये रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया मैग्नीशियम एक्सट्रैक्शन का। आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता देना प्लीज़ कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।